नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की तैयारी है। कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर खबर हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर ऑटो और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल होकर सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ऑटो बाइक के बीच में जोरदार टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। उधर बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में केन नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। थाना पैलानी पर लगभग 9 बजे सुबह यह सूचना मिली कि केन नदी पर एक शव तैरता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष, फोर्स एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त कर ली गई है। मृतक का नाम राजेंद्र पुत्र रामेश्वर है, जो कि पैलानी डेरा का ही रहने वाला है। प्रथम दृष्टया जांच से यह समझ में आ रहा है कि मृतक की नदी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई है। जांच की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के आधार पर। उधर शामली में 2 युवक तेज रफ्तार के कहर का शिकार हो गए। बता दें कि पानीपत नेशनल हाईवे पर रामड़ा बाईपास के निकट एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गहरी खाई में पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के दोनों मृतकों के शवों को अपने साथ ले गए। ये 4 आरटी के केस आए थे हमारे पास, जिसमें से 2 तो सीरियस थे, वो हमने रेफ़र करे हैं, अरशद और फराज नाम से। और 2 पेशेंट ब्रॉड डेथ थे, सलमान और फैजान, वो मरे हुए आए थे यहाँ पे। और जिसमें से फराज जो है पेशेंट, वो ज़्यादा सीरियस था। उसे हायर सेंटर के लिए दोनों को रेफ़र कराया, हेड इंजरी थी दोनों। ये सब इनके तीमारदार लाए थे, मतलब साथ वाले लाए थे। ये कार से बता रहे हैं, कार में थे वो, कार से एक्सीडेंट हुआ है उनका। और अगली खबर खालसागंज के पटियाली थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। किशोरी को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। सुबह थाना क्षेत्र पटियाली में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री के ऊपर गांव के ही सजातीय नीरज नाम के व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई है। इस जानकारी पर हमारे थाना पटियाली की टीम, उसके साथ साथ क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर जाकर के मौका मुआयना किया। उसके साथ साथ अन्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लड़की को वास्तविक इलाज मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह इलाजरत है। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही तहरीर प्राप्त कर इस पर अपराध पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है
यह नज़दीकी संबंधों की बात आ रही है, फिर भी इसके बारे में अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सांसद रतनलाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने संसद में हमेशा प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाई। तो रतनलाल कटारिया के निधन पर यहां श्रद्धांजलि देने के लिए मनोहर लाल पहुंचे और उसी बाबत तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति संभव नहीं है। तो सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है और उसके साथ साथ रतनलाल कटारिया का निधन एक अपूर्णीय क्षति, ये शब्द रहे सीएम के। और उन्होंने कहा कि संसद में हमेशा ही प्रदेश की जनता की आवाज़ उठाते हुए नजर आई हैं रतनलाल कटारिया। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, लोगों के बीच में जगह बनाई, वो सराहनीय है। और रतनलाल कटारिया का जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी कोई पूर्ति संभव नहीं है। उधर प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसा है गैंगस्टर। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए संजय खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ पर अगर देखा जाए तो शाइस्ता परवीन को लेकर, गुड्डू और साबिर को लेकर अब जो पुलिस है और एसटीएफ है वो अब शिकंजे को और ज्यादा कड़ा करने पर तुली हुई है। ऐसे में मानकर चला जाए कि इनको लेकर एसटीएफ की यहाँ सफलता जल्द लगेगी इन प्रयासों से। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे सिरदर्द ज्यादा बनी शाइस्ता परवीन और उसके बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर। ये पुलिस के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये चुनौतियां पुलिस और यूपीएसटीएफ के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीते उमेश पाल हत्याकांड के लगभग 3 महीने बीतने को चल रहे हैं, लेकिन वही शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार भी चल रही है। शाइस्ता परवीन के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। लेडी डान माफिया की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। बीते दिनों सरकार से अपील की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इनको हिस्ट्री सीटर लिस्ट में शामिल किया जाए, तो सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद ही ये चालू होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ये पता चला था कि शाइस्ता परवीन यहीं प्रयागराज में थी और भगवा कलर पहन के स्टीमर के माध्यम से संगम किनारे से सतना पहुंचे, सतना से वो मुंबई के बांद्रा पहुंचे। उसके बाद ये खबरें आती है कि यहाँ पर शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर जो शूटर था, ये विदेश भागने के प्रयास में से विदेश भागने के लिए है। तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई। अब लुकआउट नोटिस के इस मतलब होता है कि आखिरकार जब वो विदेश भाग रही तो हर एयरपोर्ट पे पुलिस की मुस्तैदी की गई। जो एजेंसियां थी जांच पड़ताल कर रही थी एयरपोर्ट पे कि किसी भी तरीके से अगर शाइस्ता परवीन या साबिर शूटर या जो है गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो इनकी अगर कोई निशानदेही मिले या किसी व्यक्ति को मिले वो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को सूचित करे। तो ऐसे में अब जब फिर भी लुकआउट नोटिस के बाद भी किसी तरीके से जानकारी यूपीएसटीएफ को नहीं मिल रही, तो अब यूपीएसटीएफ ये कवायद कर रही है कि शाइस्ता परवीन के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब उसके लिए कवायद चल रही कि अब इनाम की राशि भी बढ़ा दी जाए 50,000 से 1 लाख के लिए। जो अनुमति मांगी गई थी अभी तक ये चालू नहीं, लेकिन अब अनुमति मिलने पर ही 1 लाख की राशि बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बातें अगर हम देखें कि प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। हर एक तरीके से हर कवायद कर रही पुलिस,
लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिरकार सब लिस्ट में नाम डालने के बाद, गैंगस्टर एक्ट मुकदमा करने के बाद, लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद कितनी जल्द यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस इन तीनों को जो उमेदवार हत्याकांड में शामिल है, चाहे बुड्डू मुस्लिम बमबाज की बात करें या शूटर साबिर की बात करें जो 5 लाख की नामी है, और वहीं माफिया आतिक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो 50,000 की नामिया है, ये बड़ी चुनौती है। कहीं न कहीं ये पुलिस की एक नाकामी भी साबित हो रही है कि आखिरकार जब जहां जहां शाइस्ता परवीन के ठिकानों पे पुलिस की तरफ से दबिश दी गई कि शाइस्ता परवीन यहाँ होगी, तो वहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता फरार हो जा रही है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिरकार पुलिस की जो दायरा है, जो जांच है, जो अब यहाँ दबिश देने वाली, आखिरकार शाइस्ता को पता किस तरीके से चलता है। क्या मुखबिर उनके शाइस्ता परवीन के उसी बीच में बैठे हैं जो शाइस्ता को खबर दे रहे हैं? तो ये बड़े सवाल है और ये पुलिस के लिए चुनौती भी है प्रियंका जी कि आखिरकार इतनी लिस्टों में शामिल करना, इनाम की राशि बढ़ा देना, हर एक नोटिस जारी कर देना, कितनी जल्द शाइस्ता परवीन या जो भी शूटर है या उमेदवार हत्याकांड में कितनी जल्द उनकी गिरफ्तारी करती है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो अभी आपने पूरी तस्वीर बयां की है, जो अभी आपने पूरी स्थिति बनाई है, उससे तो और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं संजय। सबसे पहली चीज आप ये देखिए संजय कि पहले माफिया को लेकर बात सामने आती है कि शाइस्ता के नाम के आगे माफिया लिखा जाए, फिर सरकार से अनुमति मांगी जाती है कि हिस्ट्री शीटर के तौर पर भी मामला दर्ज हो, और अब यहाँ पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग शाइस्ता परवीन को लेकर की जा रही है। आपने कहा कि जहां पर भी शाइस्ता होती है वहां पर जब पुलिस छापा मारने के लिए जाती है तो वहां से शाइस्ता फरार मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो गुर्गे हैं या फिर उनके जो मुखबिर हैं वो उसमें भी शामिल हैं? इससे तो लगता है कि जो फिलहाल जो पुलिस है उसकी पकड़ से ज्यादा पुलिस महकमे के अंदर खाने शाइस्ता की पकड़ ज्यादा तेज है कि जो उनको पहले से ही जानकारी मिल पा रही है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है वहां से वो फरार मिलती है। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं है प्रियंका जी। जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी कि जब यूपी एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम जो कौशाम्बी पहुंची और उनके मायके में, तो वहां से 2 घंटे पहले शाइस्ता परवीन अपने पिता के साथ फरार होती नजर आई। पूरे कमरे के हर एक दरवाजे खुले थे, पूरा सामान बिखरा हुआ था, ये पूरी तस्वीरें सामने थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता परवीन फरार थी। तो ऐसी ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिरकार जब पुलिस दबिश देने जा रही तो आखिरकार शाइस्ता परवीन को किस तरीके से पता चला, या उनके गुर्गे तेज है या उनके मुख में तेज है, या उन्हीं के बीच में कोई ऐसा स्टाफ है जो शाइस्ता परवीन को हर एक पल की जानकारी देना कि अब तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तो उससे सजग हो रही है और हर मंसूबे में शाइस्ता परवीन कामयाब हो रही है और भागने में भी कामयाब हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, जब असद का इनकाउंटर हुआ तो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन वहां भी कवायद चल रही थी, सुगबुगाड़ थी कि शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के बाद अपने बेटे के जनाजे में अंतिम दीदार के लिए शामिल होगी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी रही, वहां नहीं शामिल हो पाई। फिर बीते रात आतिक अहमद की हत्या हुई, उनके देवर की हत्या हुई, उसके बाद वो फिर ये हुआ कि अंतिम दीदार के लिए वो जाएगी, लेकिन वहां पे फिर नहीं जा पाई। लेकिन उसके 2 दिन बाद ये पता चलता है कि यासीन जफर ने बयान दिया उसके निशानदेही पे कि शाइस्ता परवीन उसी के घर में 2 दिन की ठहरी थी। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां पुलिस के लिए है कि उसी जगह पे शाइस्ता परवीन जब 2 दिन तक रुक सकती है, पुलिस को पता तक नहीं, उसके नाक के नीचे रह रही है, वहां से फरार होती नजर आ रही है। फिर वहीं से खबर आई कि माफिया की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। फिर खबरें आई कि स्टीमर के माध्यम से संगम किनारे वो भगवा कलर पहन के निकल गई यहाँ से, स्टीमर मालिक को गिरफ्तार किया गया, वहाँ पुलिस उनसे पूछताछ की, लेकिन किसी तरीके से हर एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, पुलिस हर कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, पहुंचने का प्रयास कर रही है, हर कवायद कर रही है, लेकिन ये चुनौती किस तरीके से पुलिस उसका स्वीकार करती है, कितनी जल्द इनकी गिरफ्तारी करती है कि आखिरकार जो खबरें चल रही है कि वो विदेश भाग रही, लुकआउट नोटिस जारी की गई है, वो यहाँ भाग गई, उनके जो करीबी है आतिक अहमद के बहुत बड़े करीबी है उनके साथ है, तो वही एक नाम पता चल रहा है। तो जो 18 साल पहले आतिक अहमद का एक गनर हुआ करता था एहतेसाम, वो राजूपाल हत्याकांड के बाद वो फरार चला, सस्पेंड किया गया, लेकिन पुलिस लाइन में आमद नहीं कराया गया। बाद में ये खबरें चली कि ये एहतेसाम उसी शाइस्ता परवीन के साथ है। तो आखिरकार ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, पुलिस इसको बिल्कुल, और अब सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस इन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी। शुक्रिया संजय खान सारी जानकारी के लिए। अधिक अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटर से पूछताछ जारी है और तीनों शूटर्स लगातार बदल रहे हैं। लाई डिटेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब भी इन तीनों से, अरुण मौर्य से या फिर सनी पुराने से या फिर लवलेश से यहाँ पर सवाल किए जाते हैं तो हर बार उनके जो बयान हैं वो बदले हुए नजर आते हैं। कभी ये तीनों ये कहते हैं कि इन्होंने हत्या एक बड़ा माफिया बनने के लिए की,
कभी इन्होंने ये कहा कि आपराधिक दुनिया में ये नाम कमाना चाहते हैं इसलिए इन्होंने हत्या की। साफ जवाब नहीं है इन तीनों का, कुछ भी बयान जो है वो हर बार बदले हुए नजर आते हैं। तो यही कारण है कि इन तीनों के नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है, ताकि जो असल वजह है अतीक अशरफ हत्याकांड के पीछे की, खासतौर पर इन तीनों को देखते हुए, तो आखिर उसकी सच्चाई क्या है। उस सच्चाई तक पहुंचने के लिए ये नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है और तीनों शूटर्स से पूछताछ अभी भी चल रही है। तीनों शूटर्स लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और इन्हीं बदले हुए बयानों को आधार बनाकर नार्को टेस्ट की बात सामने आ रही है कि अब इन तीनों का नार्को टेस्ट होगा और उसके लिए अर्जी दी जाएगी और उसके बाद देखना ये होगा कि जो उम्मीद यहाँ पर यूपी पुलिस लगाकर बैठी है नार्को टेस्ट को लेकर, वो कितनी सही साबित होती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बताइए, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।